अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज़। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफ़ाज़, डॉक्टर्स हजरात के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बेबाक बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनलों को मजबूत करना, बाकी रखना चाहते हो, तो प्लीज़ आप चैनल की मदद कीजिए। फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम, तीनों का एक ही नंबर है 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं मदद कीजिए। चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी 2 खबरें जलगांव ज़िले की ही आ रही है। जी हाँ, पहली बड़ी 2 खबर आ रही है जलगांव शहर से। हमारे अपने शहर से 35 किलोमीटर पर एक बस्ती है, कदीम बस्ती है एरंडोल, जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने की कदीम मस्जिद है, जहाँ मैंने खुद 15 से 20 मरतबा जुमा पढ़ाया है। खैर, उस मस्जिद पर आप तो जानते हैं कि पूरे मुल्क में इस वक्त भगवा टोला आतंक मचा रहा है। और हमारे यहाँ एक आतंकी है, वो हमारे ज़िले में जब से आकर गया था और उसने नफ़रत अंगेज़ तकरीर करके गया था, के सुरेश चौहान या ऐसी कुछ तो भी नाम है उसका। लेकिन कमाल की बात है कि ऐसे जितने भी आतंकी है जो नफ़रत फैला रहे, इन पर हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे ऐसा लगता है कि हुकूमत चाहती है कि बाकायदा नफ़रतें फैले, इसलिए ऐसे भौंकने वालों को छोड़ा जा रहा है। खैर, एरंडोल में जो कदीम मस्जिद है उस पर बाकायदा हिंदुओं की एक तंजीम है जो पांडोवाड़ा संघर्ष समिति है, उन्होंने उस पर दावा कर दिया कि ये हिंदुओं की है। खैर, ये मामला अब हाई कोर्ट में पहुंच गया है। जमीयत उलमा अरशद मदनी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और एरंडोल के तमाम साथियों से मैंने भी बाकायदा मुलाकात की और लगातार वो हमारे कांटेक्ट में हैं। तो अभी हाई कोर्ट औरंगाबाद में ये मामला पहुंच गया है और इंशाअल्लाह इसकी समाअत होगी आइंदा कल। हिंदू ग्रुपों की दरख्वास्त के बाद, जिला इंतजामिया की कार्रवाई के बाद अदालत ने दोनों फरीकों को नोटिस जारी किया है। दिल्ली इंतजामिया यानी कलेक्टर की जानिब से यहाँ नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। दरी इसना जलगांव की जुमा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी के सदर अल्ताफ़ खान ने, यानी एरंडोल की जामा मस्जिद, अल्ताफ़ खान ने नईम खान के ज़रिए बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया है। खान ने हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच से कलेक्टर के इस अबूरी हुक्म को मनसूख करने का मुतालबा किया है, जिसके ज़रिए लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका गया है। खैर, 11 जुलाई को दरख्वास्त गुजार को कोई मौका दिए बगैर कलेक्टर साहब ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 144 और 145 के तहत हुक्म जारी कर दिया। अर्जी में मजीद कहा गया कि पांडुवाड़ा संघर्ष समिति की तरफ से जमा कराई गई दरख्वास्त नफ़रत अंगेज़ तकरीर के बाद आई है। खैर, जो कुछ भी एरंडोल में हो रहा है, जो मस्जिद को पर दावा करने वाले हैं, उनका खुद का दिल भी गवाही देता होगा कि वो क्या बदमाशियाँ कर रहे हैं। और दूसरी खबर जलगांव जिले के नहावी गांव से आ रही है कि जिसमें एक मुस्लिम नौजवान के घर पर शरपसंदों ने, आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ स्टेटस रखने का इल्ज़ाम उस पर है। खबरों के मुताबिक मोहम्मद शाहिद शेख अब्दुल रहीम
नहावी में रहता है और जलगांव में पढ़ता है। इसने सोशल मीडिया पर एक काबिल एतराज़ स्टेटस पोस्ट किया। जलगांव MIDC थाने में मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खैर, इस मामले का असर शाहिद के गांव नहावी में देखा गया। यह खबर फैलते ही गांव में शरपसंदों ने बाकायदा मोहम्मद शाहिद के घर पर पथराव किया और उसके घर वालों से झगड़ा किया। घर के सामने मोटरसाइकिल की तोड़फोड़ की। इस मामले में फैजपुर पुलिस ने दीपक, विशाल और ऐसी तुषार और वासुदेव और हर्षल, इनके साथ तकरीबन 30 से 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। लेकिन ये दोनों खबरें बता रही है कि जलगांव शहर और जलगांव ज़िले में भी बाकायदा यूँ समझिए कि नफ़रतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इन नफ़रतों के बढ़ने की वजह ये कि हमारे वहाँ चौहान जैसे लोग आते हैं और भोंक कर जाते हैं और नफ़रतें फैला कर जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। UCC यकसा सिविल कोड को लेकर बाकायदा ये खबर आ रही है। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मुहतरम हैं, उन्होंने कहा कि जो मोहलत दी गई है, यानी जो तौसी की गई है, एहतजाज दर्ज कराने की तारीख जो बढ़ाई गई है, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इसे खुश आइंद कदम, अच्छा कदम बताया है। और मौलाना ने मुसलमानों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा UCC के खिलाफ अपनी राय दर्ज कराएँ। जमात इस्लामी हिंद ने यकसा सिविल कोड का निफाज कौमी हम आहंगी के लिए ख़तरा बन सकता है, ऐसा बयान जमात इस्लामी का आया है। वहीं पर आसाम से कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल खालिक ने दावा किया है कि यकसा सिविल कोड हिंदुस्तान में मुमकिन ही नहीं है। और सच बात यह है कि हिंदुस्तान में ये मुमकिन ही नहीं है। खुद BJP भी जानती है, मोदी जी भी जानते हैं, मगर 2024 के इलेक्शन के लिए ये घटिया हरकत UCC को लाने की जा रही है। आइए हमारे प्यारे प्यारे लाडले वज़ीर आज़म नरेंद्र जी मोदी, जो अभी तक मणिपुर नहीं जा पाए हैं और जहाँ जहाँ सैलाब आया है वहाँ अभी तक नहीं जा पाए हैं 3 महीनों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्यारे लाडले वज़ीर आज़म अमेरिका, 1 महीने में अमेरिका भी उनका दौरा हो गया और गालिबन मिस्र भी चले गए, फ्रांस भी चले गए और अब दुबई भी, जैसे मैं घूमने गया था दुबई भी वो पहुँच गए हैं। तो 4 मुल्कों का सफ़र उनका 1 महीने में हो गया। लेकिन अभी तक 3 महीनों में मणिपुर जाने का, जो मणिपुर जल गया, सैकड़ों बेकसूर मर गए, वहाँ अभी हमारे वज़ीर आज़म को जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन खैर, हमारे वज़ीर आज़म बाहर जो घूमते हैं तो वो किसी काम से घूमते हैं, हिंदुस्तान के भले के लिए घूमते हैं। तो कहा जा रहा है कि वो वहाँ पर भी पहुँचे UAE, और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने कई एग्रीमेंट पर दस्तखत किए और कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान UAE के साथ रुपये में तिजारत करेगा। हिंदुस्तान दुनिया का 3रा सबसे बड़ा तेल दरामद करने वाला मुल्क और सारिफ है, जिसके मरकज़ी बैंक ने गुज़िश्ता आलमी तिजारत को रुपयों में तय करने के लिए एक फ्रेमवर्क का ऐलान किया था। फिलहाल हिंदुस्तान मुत्तहदा अरब इमारात के तेल की अदायगी डॉलर में करता है, लेकिन अब तिजारत रुपयों में होंगी। यानी एक बड़ा काम करने के लिए हमारे लाडले वज़ीर आज़म गए हैं। आप लोग हमेशा उनके घूमने फिरने को बदनाम न किया करें। आइए, लोकसभा इलेक्शन 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, इस इलेक्शन के लिए कितनी घटिया हरकतें बड़ी बड़ी पार्टियां कर रही है कि 2024 में कुर्सी हमारे हाथ से न जाए, वो सब मैं सब देख रहे हैं। लेकिन वहीं पर NDA की भी मीटिंग हुई है और कई पुराने इत्तेहादियों समेत 19 पार्टियों को बुलाया गया है। BJP की क़यादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की तरफ से अब तक 19 सियासी पार्टियों को 18 जुलाई को होने वाली मीटिंग के लिए बुलाया गया है। वहीं पर अपोजिशन पार्टियां सोनिया गांधी है, ममता दीदी है, अखिलेश यादव है और ऐसे ही लालू प्रसाद यादव है, नीतीश कुमार है, ये तमाम लोग भी मिलकर बाकायदा लगातार बैठक कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुल्क को दंगे फसाद, नफरतों, महंगाई और बेरोजगारी से बचाया जा सके। उसके लिए BJP को इक़्तिदार से बाहर निकालना ज़रूरी है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि स्वीडन में कुरान मुक़द्दस को एक मलऊन, एक मरदूद ने आग लगाकर कुरान मुक़द्दस की तौहीन की, जिसके बाद पूरे आलम इस्लाम ने मिलकर आवाज़ उठाई और अब बाकायदा सख्त कानून इसको लेकर बनाया जा रहा है। वहीं से ये भी खबर आ रही है कि स्वीडन में तौरेत जलाने का ऐलान भी एक शख्स ने किया था, जिसके बाद तकरीबन पूरी दुनिया से आवाज़ उठने लगी और उस शख्स ने अपना प्लान
कैंसिल कर दिया, अपना मंसूबा तर्क कर दिया। हमारे यहाँ तो मुसलमान ये भी कह रहे हैं, बल्कि रज़ा अकेडमी के अल्लाह सईद नूरी का बयान भी आया है कि किसी भी मजहबी किताब को जलाने की या उसकी तौहीन की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने पर बाकायदा सख्त सज़ा बननी चाहिए और होनी चाहिए। खैर, स्वीडन में तौरात जलाने का भी ऐलान एक शख्स ने किया, मगर अब उसने अपना इरादा तर्क कर दिया है। आइए बड़ी खबर आ रही है सीमा हैदर को लेकर। जी हाँ, आप जानते हैं कि एक औरत पाकिस्तान से इल्लीगल तरीके से हमारे यहाँ आ गई, पूरे इल्लीगल तरीके से आई, मगर उसकी भक्ति की जा रही है, उसकी तारीफ की जा रही है, उसका सपोर्ट किया जा रहा है, उसको बहू माना जा रहा है। क्यों? इसलिए कि सीमा हैदर सचिन की ज़िंदगी का हिस्सा बनी है। अगर सचिन के बजाय वो सुल्तान होता तो अब तक हमारी मीडिया ने कुत्तों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया होता भौंकने में, लेकिन मगर अभी भौंकने का किरदार अदा नहीं कर रही मीडिया, क्योंकि सीमा हैदर सचिन की ज़िंदगी का हिस्सा बनी है। खैर, सीमा की लगातार पोल खुलती जा रही है, लेकिन अभी खबरें आ रही है कि अच्छा होगा अब कभी न लौटे सीमा हैदर पाकिस्तान में। अहले खाना और पड़ोसियों ने उसके बायकाट का ऐलान कर दिया है। खैर, पाकिस्तान में सीमा हैदर को लेकर बड़ी अजीब व गरीब बातें सामने आ रही है। वहाँ के ब्लॉगर्स, वहाँ के यूट्यूब चैनल्स पर सीमा हैदर की पोल खुलती जा रही है और बताया जा रहा है कि सीमा हैदर ने जैसे सचिन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, सीमा हैदर ऐसा कई जवानों को पाकिस्तान में भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुकी है। और पाकिस्तान की कई औरतें और इसकी जानने वाली औरतों और मोहल्ले के लोगों का बयान आ रहा है कि सीमा हैदर सचिन को छोड़कर भी चली जाएगी और सीमा किसी बड़े मकसद के तहत, बल्कि इल्ज़ाम भी लग रहा है कि जासूसी के लिए वो यहाँ तक आई है। अब हुकूमत का ये काम है कि सीमा हैदर की जाँच बड़े पैमाने पर होना चाहिए, मगर क्या करे, क्योंकि हमारे यहाँ अनभक्तों का, गोबर भक्तों का टोला है जो सीमा को यहाँ आने पर खुशियाँ मना रहा है, क्योंकि सीमा सचिन की ज़िंदगी में आई है। लेकिन दिल्ली के सैलाबी हालात को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि दिल्ली में अभी बस 2-4 दिनों पहले माहौल बड़ा ख़राब था, पूरा दिल्ली सैलाब की सूरत हाल पेश कर रहा था। अभी जो जमुना नदी है उसके आबी सतह में, यानी पानी के लेवल में गिरावट आई है, कम हुआ है, लेकिन सैलाब का ख़तरा अभी भी बरकरार है। फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। हालांकि दिल्ली में सैलाब आने के बाद बाकायदा कई वीडियो सामने आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि बाकायदा दिल्ली वालों से बीजेपी ने बदला निकाला है और दिल्ली की तरफ जानबूझकर पानी छोड़ा गया है। खैर, बहुत सारे इल्ज़ामात बीजेपी पर लगे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल दिल्ली में स्कूल कब खुलेंगे, तो अरविंद जी केजरीवाल ने जवाब दिया है कि 1-2 दिन और दे दीजिए, आसानी के साथ में सारे मसले हल हो जाएंगे और स्कूल भी खुल जाएंगे। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेद सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि आसाम के जो मुख्यमंत्री है बहुत शरीफ इंसान है, हमेशा ज़बान से जहरी उगलते रहते हैं और हमेशा ज़बान से गंदगी ही आती रहती है और हमेशा नफ़रतों की बोली बोलते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है तो आदमी फिर खुद ब खुद अपने आप को जलील कर लेता है। तो आसाम के वज़ीर आला ने महंगी सब्जी के लिए जो मुसलमानों को जिम्मेदार बताया, इस पर अखिलेश यादव ने भी उन पर तंज किया है और कहा है कि आसाम के वज़ीर आला बांटने की, तकसीम की सियासत की ताज़ा तरीन मिसाल है। एक्चुअल में आसाम के वज़ीर आला के जितने बयानात हुए हैं, चाहे कर्नाटक के प्रचार प्रसार के मौके पर हो, जब भी हो, आसाम के मुख्यमंत्री ने हमेशा कोबरा सांप से भी ज़्यादा जहर उगला है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि इस जहर का असर लोगों में दिखाई नहीं दिया और कर्नाटक के लोगों ने आसाम के मुख्यमंत्री समेत पूरी बीजेपी पार्टी को लात मार के बाहर कर्नाटक के हिंदुओं ने भी निकाला है। लेकिन आसाम के वज़ीर आला पर अब लोग अलग अलग कमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री आसाम खुद मजाक बन चुके हैं। बल्कि कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इन्हें पागल खाना भेजने की सख्त ज़रूरत है, वरना ये पागल पूरे मुल्क में माहौल को ख़राब करेगा। आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है, मेरठ से खबर आ रही है कि मेरठ में हाई टेंशन लाइन से कावड़ियों का डीजे टकराया, जिसमें 5 कावड़ियों के हलाक होने, मरने की खबरें आ रही है। डीएम दीपक मीना ने 5 कावड़ियों की मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि जख्मियों का इलाज जारी है। उन्होंने बताया कि यह हादसा
उस वक्त पेश आया जब कांवड़ियों का एक ग्रुप रात के करीब 8 बजे एक गाड़ी में अपने गांव वापस जा रहा था। इस गाड़ी का कुछ हिस्सा यूं से गुजरने वाली हाई टेंशन तार को छू गया, जिसकी वजह से 10 कांवड़िए झुलस गए और 5 की मौत हो गई, जिसमें ये सब यूं समझिए कि कोई 24 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 23 साल का है, कोई 45 साल का है। तो इस तरीके से ये सब जवान रहते हैं जो कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं। और बीच में तो बाकायदा एक वीडियो आई थी कि एक टोपी वाले को देखकर उसकी गाड़ी में से उतार कर किस तरीके से कांवड़ियों ने बिल्कुल आतंकवाद का नंगा नाच खेला, जिस पर बाकायदा हिंदू यूट्यूब चैनल वालों ने भी इस बात को कहा था कि ये कांवड़िए हैं या आतंकी है। तो खैर, कांवड़ियों का जो भी मसला है वो हुकूमत को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना चाहिए और उसके हल की कोई कोशिश करनी चाहिए। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। आया दिन अजीत दादा पवार को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अजीत दादा पवार और उनके कुछ साथी ने जिस तरीके से बीजेपी की गोद में पनाह ली है ईडी और सीबीआई के डर से, तो काफ़ी बदनाम भी हुए हैं और अब लोग इनको देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। मगर अभी खबरें आ रही कि अजीत दादा पवार का ग्रुप जो है वो शरद पवार से मुलाकात के लिए गया और प्रफुल्ल पटेल का बड़ा बयान आया कि हमने पवार साहब का पाँव पकड़कर आशीर्वाद लिया। अजीत पवार ने एनसीपी के वुज़रा के साथ गुज़िश्ता जुमा को शरद पवार से यानी 2 दिन पहले मुलाकात की थी और कहा था कि ख़ानदान सबसे पहले आता है। इतवार को प्रफुल्ल पटेल ने भी शरद पवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हमने पवार जी का पांव पकड़कर उनका आशीर्वाद लिया है, उन्होंने हमें सुना, कुछ नहीं कहा। अजीत पवार और उनके ग्रुप के एमएलए इतवार को शरद पवार से मिलने आए थे। ये मीटिंग YB चौहान सेंटर में हुई।